अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी द अकाउंट होल्डर हैज टू पे इंटरेस्ट टू द बैंक? ऑप्शन ए सेविंग्स बैंक अकाउंट, ऑप्शन बी करेंट अकाउंट, ऑप्शन सी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ऑप्शन डी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए। सेविंग्स बैंक अकाउंट में क्या होता है, एक अकाउंट होल्डर अपना पैसा डिपॉजिट करता है बैंक के पास एंड बैंक उसको क्या करती है, इंटरेस्ट देती है। यहाँ पर अकाउंट होल्डर इंटरेस्ट बैंक को कभी भी नहीं देगा, याद रखना। सेकेंड ऑप्शन जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट्स आर ना यूजुअली यूज्ड फॉर बैंक बिजनेस पर्पसेस। ठीक है, बिजनेस के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए इसमें इनफ्लो ऑफ आउटफ्लो ऑफ कैश बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है, राइट। इसी वजह से यहाँ पर बैंक को कोई फायदा नहीं हो रहा है ना, वो पैसा डिपॉजिट नहीं हो रहा है, कभी भी निकल रहा है कभी भी आ रहा है। तो बैंक इस पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती है, नीदर आपसे कोई इंटरेस्ट लेती है। एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो लास्ट ऑप्शन है, इसमें क्या होता है, एफडी की तरह होता है। एक फिक्स्ड अमाउंट आप फिक्स्ड प्री डिटरमाइंड पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट करते हो बैंक में। इस वजह से बैंक आपको क्या करती है, इस पे इंटरेस्ट देती है, ना कि आपसे कोई इंटरेस्ट लेती है। लेकिन जो आंसर है यहाँ पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या होता है, आपसे बैंक इंटरेस्ट लेती है। उसका रीजन है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में ऐसा होता है कि समझो आपके पास अकाउंट में 1 लाख रुपए है, ठीक है, और आपको है ना बैंक ने प्री अप्रूव्ड लिमिट दिया है कि आप 50,000 रुपए एक्स्ट्रा यूज कर सकते हो। तो आपने 1,20,000 रुपए यूज कर लिया, जबकि आपके पास 1 ही लाख रुपए था, लेकिन फिर भी आपने 1,20,000 रुपए यूज किया। मतलब ये जो एक्स्ट्रा 20,000 रुपए है, ये बैंक ने आपको एक तरीके से लोन की तरह दिया है, राइट। तो उस पर एक छोटा सा अमाउंट, मतलब छोटा सा परसेंटेज आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगी बैंक, मतलब आप उसको इंटरेस्ट दोगे। इसी वजह से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक ऐसी चीज है जहां पर एक अकाउंट होल्डर पे करता है इंटरेस्ट बैंक को, ना कि बैंक देगा। Question number 2. A bank passbook is useful for the purpose of dash. Option A, making payment on e-commerce websites. Option B, withdrawing money from ATM. Option C, making payments to merchants. Option D, keeping records of various transactions in one's bank account. And the correct answer is option D, keeping records of various transactions in one's bank account. देखिए गाइस, पासबुक एक ऐसा मतलब बैंक बुक होता है जिसमें क्या होता है, आपने कितना डेबिट किया, कितना आपने पैसा क्रेडिट किया, मतलब कितना डिपॉजिट किया, कितना आपने पैसा निकाला, वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, राइट। तो इसी वजह से लास्ट ऑप्शन है। बाकी चीजों में पासबुक कभी काम आएगा क्या? एटीएम से पैसा विड्रॉ करने के लिए पासबुक कभी काम आएगा क्या? नो, आपको एटीएम कार्ड ही काम आएगा, करेक्ट। ई कॉमर्स वेबसाइट पे पेमेंट करने के लिए आपको पासबुक काम आ सकता है? नहीं आ सकता है। क्या मर्चेंट्स या दुकानदार को आपको पैसा देने के लिए पासबुक काम आएगा? नहीं आएगा, राइट। इसी वजह से लास्ट ऑप्शन, ये सबसे इजी क्वेश्चन था मुझे लगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Question number 3. Milind wants to open a savings bank account with a bank. The bank manager asks him to produce address proof and photo identity for the purpose of dash. जब आप बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाते हो तो आपको बैंक मैनेजर या बैंक के जो एम्प्लॉय होते हैं वो आपको एड्रेस प्रूफ और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ पूछते हैं, किस पर्पस के लिए, वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए असेसमेंट ऑफ इंश्योरेंस नीड्स, ऑप्शन बी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस, ऑप्शन सी नो योर कस्टमर्स प्रोसेस विच इज केवाईसी, एंड डी लोन प्री अप्रूवल प्रोसेस। तो यहाँ पर आप लोन तो लेने नहीं जा रहे हो, ये सेविंग्स अकाउंट खुलाने जा रहे हो, तो बी ऑप्शन गया। इंश्योरेंस लेने नहीं जा रहे हो तो इसके लिए भी ये ऑप्शन गया। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस, आप यहाँ पर मैनेज करवाने तो कुछ जा नहीं रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये ऑप्शन गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन? नो योर कस्टमर्स प्रोसेस, केवाईसी, राइट। सो ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। Question number 4. How is the process of budgeting helpful to you? Option A, it helps me in saving taxes. Option B, it enhances my income. Option C, it helps me in taking control of my expenses. Option D, it helps in increasing the value of my investments. सबसे पहला बजटिंग क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। बजटिंग का मतलब होता है, समझिए आपने एक पेपर पेन लिया, आपने आपके पास 1 लाख रुपए हर महीने आते हैं एज अ सैलरी। आप उस 1 लाख रुपए को कहाँ पर ये करते हो, स्पेंड करते हो, या उसमें से कोई पैसा निकाल के आप इन्वेस्ट करते हो कि नहीं करते हो, मतलब क्या एग्जैक्टली उस पैसे के साथ करते हो, उसको बजटिंग बोलते हैं, राइट। तो आई होप इतने क्लू से आपको आंसर मिल ही जाएगा। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इट हेल्प्स मी इन टेकिंग कंट्रोल ऑफ माय एक्सपेंसेस, राइट। टैक्स सेव करने के लिए काम नहीं आएगा बजटिंग, करेक्ट। इनकम आपको बढ़ तो नहीं जाएगा बजटिंग करने से, करेक्ट। और आप इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या बजटिंग करने से बढ़ती है? मतलब आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया और आप बजटिंग कल से करने लगे तो गोल्ड का प्राइस अचानक से बढ़ गया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये 3 ऑप्शन नहीं होगा, लास्ट ऑप्शन होगा। मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टिप भी देना चाहूंगा गाइस, कभी अगर कोई क्वेश्चन पे कंफ्यूजन हो, मतलब आंसर नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा हो सकता है, तो ऑलवेज गो बाई डिलीटिंग द ऑप्शंस, ठीक है। एक एक करके है ना, ट्रायल एंड एरर मेथड से जो क्वेश्चन के आंसर नहीं हो सकते हैं वो हटाने की कोशिश करो, फिर आपको राइट आंसर इजीली मिल जाएगा।
और कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें डायरेक्टली आपको आंसर आएगा, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। एमसीक्यूज में यही होता है कि हम कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं, जिस वजह से हम रॉन्ग सिलेक्ट कर लेते हैं एंड फिर हम फेल हो जाते हैं। ठीक है, सो एकदम टाइमली एक बार करिए और एक बार रीचेक जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट सिनेरियो कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट कैश इज नॉट इशूड टू इन्वेस्टर्स। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैश इन्वेस्टर्स को कब नहीं दिया जाता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है व्हेन देयर आर नो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मेड। ऑप्शन बी, व्हेन द इन्वेस्टर हैज मल्टीपल डीमैट अकाउंट। ऑप्शन सी, व्हेन द इन्वेस्टर प्रेफर्स फिजिकल स्टेटमेंट्स। ऑप्शन डी, व्हेन द इन्वेस्टमेंट्स आर इन फॉरेन करेंसी। ये क्वेश्चन पे मैं भी 2 मिनट के लिए अटका था। ठीक है, कंफ्यूजन हुआ था कि कौन सा आंसर हो सकता है, तो मैंने क्या किया था, ट्रायल एंड एरर यूज किया था। तो आप भी एक बार कर लीजिए। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, व्हेन देयर आर नो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मेड। ठीक है, अब मैं कैसे पता लगाया था क्वेश्चन का आंसर, मैं आपको बताता हूं। देखिए, लास्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स अगर फॉरेन करेंसी के माध्यम से किया जाए तो क्या वो कैश में इंक्लूड होगा? ऑब्वियसली, क्योंकि एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है, इस वजह से उसको कैश में दिखाया जाएगा। अगर इन्वेस्टर फिजिकल स्टेटमेंट चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉनिक नहीं चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक हो या फिजिकल स्टेटमेंट, कैश आपको तभी दिया जाएगा अगर आपने कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया हुआ है तो। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है, मल्टीपल डीमैट अकाउंट है, लाइक ग्रो में भी है, अपस्टॉक्स में भी है, एंजल वन में भी है, जीरोधा में भी है, और सब जगह आप स्टॉक्स बाई सेल करते रहते हो, तो भी आप अगर आप उसको लिंक कर देते हो एक जगह पे, तो भी आपको कैश दिया जाएगा, मतलब कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट दिया जाएगा, जहां पर आपके कितने शेयर्स हैं आपके पास कितने म्यूचुअल फंड्स है, आपने गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट किया है नहीं किया है, डिजिटल फॉर्म में इन्वेस्ट किया है, वो सब कुछ एक ही जगह दिखता है, वो होता है कैश। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन है, क्योंकि अगर आपने कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही नहीं किया है, तो किस बेसिस पे आपके कैश के अंदर कुछ दिखाया जाए, राइट? अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हो, सेविंग्स बैंक अकाउंट, ठीक है, और आपने कोई पैसा ही डिपॉजिट नहीं किया या कभी विड्रॉ ही नहीं किया, और आप बोलोगे पासबुक अपडेट करके दे दो, तो पासबुक में कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा ना। वैसे ही यहाँ पर अगर आपने कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही नहीं किया तो कैश में कुछ आएगा ही नहीं, ब्लैंक पेज आएगा, तो फिर भेज के क्या फायदा इन्वेस्टर को, राइट? क्वेश्चन नंबर 6, कंपाउंडिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश। ऑप्शन ए, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ऑप्शन बी, सिंपल इंटरेस्ट। ऑप्शन सी, reducing बैलेंस। ऑप्शन डी, फ्लैट रेट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। जिनको भी कंपाउंडिंग का मतलब नहीं मालूम है, मैं आपको बता देता हूँ। समझिए, आपने 100 रुपए आपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखा, और आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट 10% का इंटरेस्ट दे रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो एक साल बाद क्या होगा, वो 100 रुपए 110 रुपए हो जाएगा, क्योंकि आपको 10% का इंटरेस्ट मिला। इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन अगर वही 110 रुपए आपने रहने दिया, और फिर अगले साल क्या होगा, वो 110 रुपए पे आपको अब 10% मिलेगा, ना कि 100 रुपए पे। तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, विच इज कंपाउंडिंग। ठीक है, तो पैसा उससे क्या होता है, जल्दी ग्रो होता है। क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट्स कैन बी इशूड बाय द ब्रोकर ओनली विद द प्रायर ऑथराइजेशन ऑफ द डैश। ऑप्शन ए, क्लाइंट। ऑप्शन बी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ऑप्शन सी, बैंकर। ऑप्शन डी, स्टॉक एक्सचेंजेस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्लाइंट। जिसको नहीं समझ में आया समझा देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट्स क्या होता है? कभी अगर आपने स्टॉक बाय या सेल किया होगा किसी दिन भी, ठीक है, या आप ट्रेडिंग करो या आप जस्ट बाई करके छोड़ दो लॉन्ग टर्म के लिए, तो भी है ना, बाई करने के 24 घंटे के अंदर आपको है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट्स में क्या होता है, जो भी आपने स्टॉक बाई सेल किया है, कौन से स्टॉक एक्सचेंज से किया है, कितने प्राइस पे किया है, कितना क्वांटिटी खरीदा है, कितना आपको चार्जेस लगा है बाई ब्रोकर, बाई एसटीटी कितना लगा है, वो सब कुछ उसमें मेंशन्ड होता है, राइट? एक तरीके से आपको रिसीट मिलता है कि आपने जो आज ट्रांजेक्शन किया है उसमें आपको कौन से चार्जेस लगे, कौन से फीस लगे, कितने का आपने खरीदा, कितना आपको भरना पड़ा, राइट? वो सब कुछ होता है। तो ये आपको जो दिया जाएगा, वो इशू जो किया जाएगा बाय द ब्रोकर, ब्रोकर मतलब हो गया यहाँ पर आप स्टॉक्स ग्रो, जीरो था, ठीक है, तो किसके ऑथराइजेशन से दिया जाएगा? ऑब्वियसली क्लाइंट, राइट? क्लाइंट कौन है यहाँ पर? हम लोग खुद है क्लाइंट, राइट? तो क्लाइंट के ही ऑथराइजेशन से आपको दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, ना कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। बैंकर का तो यहाँ कोई काम ही नहीं, और ना स्टॉक एक्सचेंज का यहाँ पर काम है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग लोन्स इज लाइकली टू हैव द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट? ऑप्शन ए, क्रेडिट कार्ड लोन। ऑप्शन बी, लोन अगेंस्ट गोल्ड। ऑप्शन सी, कार लोन। ऑप्शन डी, हाउसिंग लोन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्रेडिट कार्ड लोन। मैं आपको बताता हूँ क्रेडिट कार्ड लोन सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पे कैसे आपको मिल रहा है। चलो नीचे से पहले ट्रायल एंड एरर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हाउसिंग लोन, जब आप हाउस हाउस होम खरीदने के लिए एक लोन लेते हो, तो आपको एक फिक्स्ड या फ्लोटिंग रेट पे मिल जाता है, राइट? जैसे अभी समझिए, अगर आपको 1 करोड़ का घर खरीदना है और आपने 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दिया और 80 लाख आपको लोन चाहिए, ठीक है, तो आपको 9, 9.5, 10% पे मिल जाएगा आपको हाउसिंग लोन, जो अभी का मार्केट चल रहा है उसके बेसिस पे मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो 9% या 10% पे मिल गया। ठीक है, फिर आपको कार लोन भी आपको एक प्री डिफाइंड, मतलब एक बोलते हैं ना, इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है। गोल्ड के अगेंस्ट अगर आप लोन ले रहे हो, तो देखिए अभी यहाँ पर गोल्ड गोल्ड आप गिरवी दे रहे हो,
तभी आप लोन ले रहे हो, तो ऑब्वियसली एक कम इंटरेस्ट रेट पे ही मिलेगा आपको, क्योंकि आप आपका गोल्ड गोल्ड ऑलरेडी गिरवी रखा हुआ है, ठीक है। अब जो क्रेडिट कार्ड लोन होता है, क्रेडिट कार्ड लोन सबसे अनसिक्योर्ड लोन होता है एक बैंक के लिए, ठीक है। आप क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाता है, आपको एक लिमिट दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको महीने का 1.5 लाख का लिमिट दे दिया, आप बार बार उसको 1.5 लाख रुपए को उड़ाए जा रहे हो, और आपका उसकी जगह गिरवी कुछ भी नहीं दिया गया है, करेक्ट। क्रेडिट कार्ड का जो आप पैसा यूज करें उसकी जगह गिरवी कुछ भी नहीं दिया आपने, ठीक है। तो वो अनसिक्योर्ड लोन होता है बैंक के लिए। इसी वजह से बैंक उस पे क्या करती है, आपको 3% का आपको ना पर मंथ पे पेनल्टी चार्ज करेगी, अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते हो, 45 डेज के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं करते हो जो आपने यूज किया था क्रेडिट कार्ड में, तो 3% का आपको एक तरीके से इंटरेस्ट चार्ज होता है। महीने का बोल रहा हूँ मैं गाइस, ठीक है। बाकी सब है ना साल का है, लोन अगेंस्ट गोल्ड, कार लोन, हाउसिंग लोन, ये सबका साल का होता है 9-10%, ठीक है। लेकिन क्रेडिट कार्ड लोन का 3% ही होता है, लेकिन महीने का होता है। तो महीने का अगर 3%, और अगर आपने 12 महीने पूरे आपने लोन का पेमेंट ही नहीं किया, तो क्या हो गया, 12 3 36 आपको क्रेडिट कार्ड का लोन का पेमेंट आपको करना पड़ जाएगा, ठीक है। इस वजह से क्रेडिट कार्ड लोन को सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट कहा जाता है। एंड ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आपके पास 3-4 लोन है और उसमें क्रेडिट कार्ड का लोन है, तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड के लोन को चुकाओ, और बाद में अगर आपको कोई और चुकाना है तो आप चुकाओ, ठीक है। सो ये बात हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेबिट कार्ड एंड अ क्रेडिट कार्ड। सबसे पहले डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का डिफरेंस तो आई गेस सबको मालूम होता है, लेकिन जिनको नहीं मालूम मैं बता देता हूँ। डेबिट कार्ड में क्या होता है कि आपका जो सेविंग्स बैंक अकाउंट होता है उससे आपका डेबिट कार्ड लिंक्ड होता है, ठीक है। तो आपके अकाउंट में जितना पैसा है उतना ही आप विड्रॉ कर सकते हो उस डेबिट कार्ड, जिसको हम एटीएम कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड नहीं होता है, ठीक है। तो आप जो भी पैसा उसमें यूज कर रहे हो, आप एक तरीके से बोरो कर रहे हो बैंक से पैसा, और आप उसको प्रॉमिस भी कर रहे हो एक तरीके से कि आप 45 डेज के अंदर आप उसको चुका दोगे वो पैसा। उस पे आपको कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा अगर आप टाइम पे चुकाते हो, टाइम पे नहीं चुकाते तो आपको पेनल्टी चार्ज और इंटरेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का। तो चलिए आप डिस्कस करते हैं ऑप्शन क्या दिए हैं। ऑप्शन ए, अ डेबिट कार्ड इज अ डायरेक्ट अकाउंट एक्सेस कार्ड, whereas credit card involves short term credit to the card holder from the bank. Option B, a debit card can be used for making payments, whereas a credit card can be used only for the purpose of withdrawal of money from the bank. Option C, a debit card can be used only for the purpose of withdrawal of money from the bank, whereas a credit card can be used for making payments to the third parties. Option B, there is no difference between the two. And the correct answer is option A. A debit card is a direct account access card, whereas a credit card involves short-term credit to the card holder from the bank. ठीक है, देखिएगा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस आंसर को। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि अभी मैंने जस्ट आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करते वक्त डिफरेंस बता दिया, ठीक है। फिर सी ऑप्शन जो है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि डेबिट कार्ड सिर्फ विड्रॉल के लिए यूज होता है बैंक से, एंड क्रेडिट कार्ड सिर्फ पेमेंट के लिए यूज होता है थर्ड पार्टीज को। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप डेबिट कार्ड से विड्रॉ भी कर सकते हो, पेमेंट भी कर सकते हो स्टॉक मार्केट में जाके, राइट। आप समझो आप किसी सुपर मार्केट में जाते हो, वहां भी आप पेमेंट कर सकते हो, आप वेंडर को भी पेमेंट कर सकते हो, उससे ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट भी कर सकते हो थर्ड पार्टी को, और जाके आप कैश भी विड्रॉ कर सकते हो जिनको नहीं मालूम है उनके लिए, लेकिन उस पर कुछ चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट। इस वजह से लोगों को क्रेडिट कार्ड से पैसा विड्रॉ नहीं करना चाहिए एटीएम से, ठीक है, क्योंकि वो बोरोड मनी होता है। फिर बी, डेबिट कार्ड कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट्स। ऑब्वियसली डेबिट कार्ड को आप पेमेंट्स के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट उसको विड्रॉल के लिए भी यूज कर सकते हो। और क्रेडिट कार्ड के लिए यहाँ बोला है कि विड्रॉल किया जा सकता है सिर्फ, तो ऐसा तो नहीं है। क्रेडिट कार्ड विड्रॉल के लिए भी यूज हो सकता है, पेमेंट के लिए भी यूज हो सकता है। तो ये तीनों भी ऑप्शंस क्या हो गए, गलत हो गए, कहीं ना कहीं पूरे नहीं है। इसी वजह से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है कि डेबिट कार्ड एक डायरेक्ट अकाउंट एक्सेस कार्ड है, और क्रेडिट कार्ड जो है वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मतलब आपको बैंक एक तरीके से छोटा सा लोन दे रही है, उधार दे रही है कार्ड होल्डर को फ्रॉम द बैंक, ठीक है। सो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। कंफ्यूजन हो सकता था ये क्वेश्चन में लोगों को, लेकिन मैंने बोला ना ट्रायल एंड एरर मेथड से हमेशा हटाया जाए तो बेस्ट आपको आंसर मिलेगा जब भी कंफ्यूजन हो। Question number 10. What does the put option give the buyer the right to do? Option A, sell the underlying security. Option B, buy the underlying security. Option C, change the contract terms. Option D, none of the above. And the correct answer is option A, sell the underlying security. सबसे पहले पुट ऑप्शन क्या होता है मैं बता देता हूं। अगर आप स्टॉक मार्केट में हो, ट्रेड वगैरह करते हो, तो आपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या डेरिवेटिव्स मार्केट के बारे में सुना होगा। तो वहां पर क्या होता है, नॉर्मल इक्विटी मार्केट में क्या होता है, जैसे रिलायंस का एक स्टॉक है, उसका एक प्राइस चल रहा है 2500 रुपए के करीब, ठीक है। लेकिन उसी रिलायंस के स्टॉक को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो डेरिवेटिव्स मार्केट होता है वहां पर अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो पुट का मतलब होता है, पुट का मतलब होता है सेल करना, ठीक है। तो एक है ना बायर जो है वो क्या कर सकता है, वो है ना कभी भी रिलायंस के स्टॉक, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, रिलायंस के स्टॉक को हायर प्राइस पे सेल कर सकता है, ये सोच के
कि है ना आगे जाके रिलायंस का प्राइस गिरेगा, इक्विटी मार्केट में वो गिरेगा, ठीक है। और लेकिन वो है ना एक प्री डिटरमाइंड टाइम के लिए ही होगा कि उतने ही टाइम तक वो वैलिड होगा, क्योंकि उसकी एक्सपायरी भी होती है, और एक प्री डिटरमाइंड प्राइस के लिए भी होगा, ठीक है। इसी वजह से पुट ऑप्शन में बायर को राइट मिलता है कि आप कोई भी अंडरलाइंग सिक्योरिटी सेल कर सकते हो। अंडरलाइंग सिक्योरिटी में स्टॉक्स भी आता है, कमोडिटीज भी आता है, जैसे कि आपने सुना होगा क्रूड ऑयल, वीट, बहुत सारी चीजें, गोल्ड, राइट। तो उसको सेल किया जा सकता है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में समझना है guys, तो आप यूट्यूब पे सर्च मार सकते हो व्हाट इज अ पुट ऑप्शन, व्हाट इज अ कॉल ऑप्शन, तो आपको थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। दिस पॉपुलर प्रोवर्ब refers to an investment concept. Which concept is it? Option A, inflation. Option B, professional management. Option C, diversification. Option D, dematerialization. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डाइवर्सिफिकेशन। ये एक बहुत ही फेमस कोट है बाय वॉरेन बफेट, जो अमेरिका के हैं, ठीक है, बहुत बड़े रेनाउंड इन्वेस्टर हैं, ठीक है। सो डू नॉट पुट योर ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब एक बास्केट है, उसके अंदर आप सारे एग्स को मत रखो। इससे होता क्या है, जब आप बास्केट लेको समझ रहे हो, चल रहे हो, ठीक है, एक दूसरे से जब अंडे टकराएंगे तो अंडे फूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको अलग 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 जगह पे रखोगे और फिर आप चलोगे, तो क्या होगा, अंडे एक दूसरे से नहीं टकराएंगे एंड उससे चांसेस नहीं होंगे कि एक भी अंडा फूटे। तो ये किस चीज का एग्जांपल है, ये है डाइवर्सिफिकेशन का एग्जांपल, ठीक है। ये प्रोवर्ब इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट में डाइवर्सिफिकेशन को कहा जाता है, कि आप सिर्फ सारे के सारे पैसे सिर्फ स्टॉक्स में मत लगाओ, आप क्या करो, थोड़े पैसे स्टॉक्स में लगा लो, थोड़े पैसे गोल्ड में लगा लो, थोड़े पैसे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर लो, थोड़े डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर लो। इससे होगा क्या, अगर स्टॉक मार्केट नीचे भी जाता है तो डेट मार्केट में आप, स्टॉक मार्केट में अगर थोड़ा लॉस भी हो रहा है तो गोल्ड बढ़ेगा, तो गोल्ड में फायदा होगा, डेट फंड्स में फायदा होगा, ठीक है, एफडी में आपको फायदा होगा, ठीक है। पूरा का पूरा पैसा एक साथ नहीं डूबेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ स्टॉक मार्केट में लगा दिए पैसे और अचानक से मार्केट डूब गया, तो आपकी तो लंका लग जाएगी, राइट। इसी वजह से डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट में। अब बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है। डीमटेरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डीमैट फॉर्म। डीमैट फॉर्म मतलब डिजिटल फॉर्म में कोई चीज को खरीद के रखना। जैसे अगर आप स्टॉक्स खरीदते हो तो आपके पास कोई आजकल वो नहीं आता है, सर्टिफिकेट नहीं आता है आपके घर पे रखने के लिए। आपका क्या होता है, सीडीएसएल या एनएसडीएल के पास डिजिटल फॉर्म में एक समझिए अकाउंट रहता है, उसमें सेव हो जाता है डिजिटल फॉर्म में, ठीक है, रखा रहता है संभाल के। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई। महंगाई का ये डू नॉट पुट योर ऑल योर एग्स इन वन बास्केट से कोई भी इन्वेस्टमेंट में ये नहीं है, रिलेशन नहीं है, ठीक है। और प्रोफेशनल मैनेजमेंट, आप कोई भी प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो, उसका ये कंसेप्ट से कोई भी रिलेशन इसलिए नहीं है क्योंकि समझिए अगर आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो जो सिर्फ इक्विटी पे इन्वेस्ट करती है, ठीक है, और वो प्रोफेशनल ही है, ऑब्वियसली वो जो मैनेजर है वो प्रोफेशनल ही है, तो एक तरीके से तो आप तो फिर ये वाला कंसेप्ट फॉलो ही नहीं कर रहे ना, आप तो पूरा का पूरा इक्विटी मार्केट में डाल रहे हो। और हो सकता है वो भी इंसान है, प्रोफेशनल मैनेजर, अगर उससे गलती हो गई कुछ इधर उधर समझने में मार्केट को, क्योंकि मार्केट को तो कोई भी प्रॉपरली टाइम नहीं कर पाया आज तक, और अगर लॉस हो गया तो आप तो बर्बाद हो सकते हो रातों रात, राइट। इस वजह से डाइवर्सिफिकेशन इस प्रोवर्ब के साथ प्रॉपर बैठता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ शुड इन्वेस्टर्स हैंडल डिस्क्रिपेंसीज इन डॉक्यूमेंट्स। डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपने सबमिट किया है, ठीक है, या फिर आपको डॉक्यूमेंट्स जब आपने अकाउंट ओपन किया है कहीं स्टॉक मार्केट में ब्रोकर के पास या कहीं पर भी, तो उसमें कुछ गलतियां हुई है स्टॉक मार्केट वालों मतलब ब्रोकर वगैरह से टाइपिंग में या कुछ भी, तो उसको आप कैसे ठीक करोगे, ठीक है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन है, रिपोर्ट प्रॉम्प्टली टू द कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज, इंटरमीडियरी और असेट मैनेजमेंट कंपनी। ऑप्शन बी, कीप देम हिडन। ऑप्शन सी, पोस्ट देम ऑनलाइन। ऑप्शन डी, इग्नोर देम कंप्लीटली। सबसे पहला, कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गड़बड़ है, तो नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, प्लेस में, ईमेल में या मोबाइल नंबर में, क्योंकि नॉमिनी में, ये सब आगे जाके इश्यूज आ सकते हैं आपके फ्यूचर जनरेशन को भी, और खुद आपको भी आ सकते हैं विड्रॉल करते टाइम, ठीक है। तो इग्नोर तो कभी मत करना। फिर सी, पोस्ट देम ऑनलाइन। आप कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन क्यों पोस्ट करोगे यार, उसका कोई मिसयूज कर सकता है, राइट। या फिर अगर आप उसको पोस्ट भी ऑनलाइन कर रहे हो, तो आप स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज या असेट मैनेजमेंट कंपनी जो म्यूचुअल फंड्स कंपनी है, उसको आप क्यों थ्रेटन करोगे ऑनलाइन पोस्ट करके, ठीक है, एक पहली बार में ही, ठीक है। फिर कीप देम हिडन, छुपा के कोई फायदा तो है नहीं, कल ना कल जाकर आपको प्रॉब्लम आएगा ही। इसी वजह से सबसे पहले क्या करने का, ऑन द स्पॉट, जब भी आप रियलाइज हो जाए आपसे गलती हुई है कुछ या उनसे गलती हुई है कुछ, आप स्टॉक एक्सचेंज को या इंटरमीडियरी को या असेट मैनेजमेंट कंपनी को, इन तीनों में से किसी को भी आप इन्फॉर्म कीजिए, ताकि जल्द से जल्द आपका वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व कर दिया जाए, सब कुछ ठीक कर दिया जाए, जिससे आगे जाकर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। Question number 13. Which of the following is not an investment product? Option A, term plan. Option B, mutual fund. Option C, exchange traded fund, which is ETF. Option D, national pension scheme, which is NPS. And the correct answer is option A, term plan.
जल्दी से समझा देता हूँ। नेशनल पेंशन स्कीम के लिए आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करते हो उसमें, ठीक है, तो वो एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आपको स्टॉक एक्सचेंजेस में मिल जाएगा, ठीक है, थ्रू योर ब्रोकर आप उसको खरीद सकते हो, जैसे कि अपस्टॉक्स, ग्रो एंड ये, और मैं प्रमोशन किसी का नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ऑप्शन बी म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड तो सबको भी मालूम है कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, राइट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। यहाँ पर जो टर्म प्लान है ना, टर्म प्लान इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, ये आपके है ना सेफ्टी के लिए खरीदते हो आप, ठीक है। टर्म प्लान क्या होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस के लिए एक प्लान होता है जिसमें आप प्रीमियम भरते हो, ठीक है, और अगर इन केस भगवान ना करे अगर डेथ हो जाता है, ठीक है, तो उसके नॉमिनी को इतना पैसा मिल जाता है जितने का उसने टर्म प्लान खरीदा है, ठीक है। उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जरूर होते हैं, तो ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, एक सेफ्टी के लिए प्रोडक्ट है, राइट। इसी वजह से बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को कभी भी एक साथ मिक्स करके नहीं देखना चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। Question number 14. What is the main advantage of ETFs over regular mutual funds? Option A, higher daily liquidity and lower fees. Option B, higher fees. Option C, lower liquidity. Option D, restricted trading hours. And the correct answer is option A, higher daily liquidity and lower fees. ठीक है, सबसे पहले ETFs क्या होता है समझा देता हूँ। जैसे एक म्यूचुअल फंड्स होता है जिसमें क्या होता है कि एक फंड होता है जिसका एक ऑब्जेक्टिव होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रो करना, ठीक है। तो उसमें एक प्रोफेशनल मैनेजर होता है जिनको एक्सपीरियंस होता है इसी फील्ड का। वो क्या करते हैं, अपनी मर्जी से बाय और सेल करते हैं स्टॉक्स को, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको जस्ट अपना पैसा भरना है और वो आपके बिहाफ पे आपका पैसा लेके इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। ईटीएफ्स में क्या होता है ना, ईटीएफ्स में कोई प्रोफेशनल मैनेजर नहीं होता है, वो पैसिवली मैनेज होता है। जैसे समझिए निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में 50 कंपनीज है, करेक्ट। अब वो 50 कंपनीज में जैसा भी परफॉर्मेंस होता है निफ्टी में, वैसा का वैसा सेम एक ईटीएफ बन जाएगा, ठीक है, निफ्टी 50 का ईटीएफ। उसमें जैसा निफ्टी परफॉर्म करेगा वैसा ही निफ्टी का ईटीएफ भी परफॉर्म करेगा, मिरर मिरर इमेज एक तरीके से, जुड़वा जैसा, ठीक है। तो अगर निफ्टी 50 में ऊपर ऊपर जाता है तो मतलब अगर निफ्टी 50 ऊपर जाता है तो ईटीएफ भी ऊपर जाएगा उसका वैल्यू, और अगर वो नीचे जाता है तो ये भी नीचे जाएगा। यहाँ पर कोई भी प्रोफेशनल मैनेजर इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड में देखो, एक एक्टिव म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर क्या होगा, एक प्रोफेशनल मैनेजर ना अपने हिसाब से अलग अलग स्टॉक्स खरीदेगा, उसका एक कॉम्बो बनाएगा, और अगर उसमें सब अच्छा निकला तो ऊपर परफॉर्म करेगा, और नीचे मतलब खराब निकला तो नीचे परफॉर्म करेगा। लेकिन वो जो प्रोफेशनल मैनेजर मेहनत कर रहा है उसको कुछ फीस तो मिलनी चाहिए, राइट। इसी वजह से एक कमीशन अमाउंट जाता है उनको उनकी सैलरी के लिए, वो जो सारे इन्वेस्टर्स के पैसे से इन्वेस्टमेंट अमाउंट से कटता है, ठीक है। बहुत मिनिमल होता है बट वो कटता है ना, लेकिन ईटीएफ में तो वो भी नहीं कटता। इसी वजह से कहा गया है हायर डेली लिक्विडिटी एंड लोअर फीस, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड्स क्या है ना गाइस, म्यूचुअल फंड्स आप है ना ऐप वगैरह से खरीद सकते हो, वेबसाइट वगैरह से खरीद सकते हो, लेकिन जो ईटीएफ्स है ये आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंजेस से खरीद सकते हो, ठीक है, एनएससी बीएससी से, जस्ट लाइक अ स्टॉक, ठीक है। इसी वजह से उसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कभी भी आप बेचो तो आपको पैसे वापस आ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए लिक्विडिटी भी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स, और लोअर फीस भी होता है क्योंकि यहाँ कोई प्रोफेशनल फंड मैनेजर नहीं है। इसी वजह से बाकी के जो ऑप्शन है वो नहीं आएंगे यहाँ पर आंसर में। Question number 15. Dash provides healthcare facilities to poor families. Option A, Ujjwala. Option B, Vaya Vandana. Option C, Ayushman Bharat. Option D, Ayush. So guys, ये सारी जो आप ऑप्शंस देख पा रहे हो, ये सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, ठीक है। अलग अलग पर्पस के लिए बताया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा गया हेल्थ केयर फैसिलिटी कौन सी स्कीम इसमें से प्रोवाइड करती है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत एक ऐसा स्कीम है जिसमें है ना बोलते हैं ना सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को है ना 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। बाकी जो उज्ज्वला है, उज्ज्वला में क्या होता है कि फ्री एलपीजी कनेक्शन, जो गैस सिलेंडर होता है ना उसका कनेक्शन विमेन को प्रोवाइड किया जाता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, ठीक है। और आयुष में क्या होता है कि आयुष से ना आप आयुर्वेदिक दवाई वगैरह ये सब है ना फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत कम दाम पे आप ले सकते हो अगर ये कार्ड आप बनवाते हो तो। और वाया वंदना में क्या होता है, वाया वंदना एक स्कीम लॉन्च किया गया था भाई एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें ना सीनियर सिटीजन, अगर आप सीनियर सिटीजन जो होते हैं अबाउट 60 ईयर्स ऑफ एज, अगर वो एक अमाउंट बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उनके पास, तो वो है ना एज अ पेंशन अपने अमाउंट को बाद में लाइक आपके बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, ठीक है। तो एज अ पेंशन उनको बाद में मिलेगा वो अमाउंट, ठीक है, बढ़ के थोड़ा बढ़ के इंटरेस्ट वगैरह तो मिलेगा ऑब्वियसली उस पे। तो ये इसमें से आयुष्मान भारत हेल्थ केयर के लिए है, बाकी भी मैंने आपको समझा दिया, अगर इस रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया तो आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, लाइबिलिटीज आर मनी डैश बाय ए पर्सन। ऑप्शन ए ओन्ड, ऑप्शन बी ओड, ऑप्शन सी अर्नड, ऑप्शन डी इन्वेस्टेड। अब लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है, उधारी, ठीक है। एक तरीके से आपने किसी से उधारी लिया है, वो आपका लाइबिलिटी बन जाता है, आपको उसको चुकाना है, राइट। तो ये कैसा टाइप का मनी है, मतलब आपके लिए क्या है वो, ठीक है। तो इन्वेस्टेड तो नहीं है, आपने कभी भी
सुना है कि मैंने उधारी लिया तो ये एक इन्वेस्टमेंट है, ऑब्वियसली आपको चुकाना है वो, राइट? आपने उधारी अर्न किया है क्या? ऑब्वियसली नहीं, आपने मांगा है किसी से। तो यहाँ पर क्या होता है, ओन्ड और ओड में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओन्ड का मतलब होता है आप उस चीज को ओन करते हो, मतलब आपका है वो, जैसे घर आपका होता है तो आप बोलते हैं मेरा घर है, ठीक है? तो ओन यहाँ पर करेक्ट वर्ड नहीं है, यहाँ पर ओड करेक्ट वर्ड है, जो कि है ऑप्शन बी। आप ओड ओ करते हो, किसी से ओ करते हो, इंग्लिश वर्ड है ओ, मतलब आप किसी से उधारी लियो, आप उसको उसको चुकाना है, तो आप उसे ओ करते हो वो पैसा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स? ऑप्शन ए, नो इन्वेस्टमेंट कैरीज एनी रिस्क। ऑप्शन बी, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर रिस्क फ्री। ऑप्शन सी, a certain amount of money today is worth less than the same amount of money in future. Option D, a certain amount of money today is worth more than the same amount of money in future. And the correct answer is option D, a certain amount of money today is worth more than the same amount of money in future. सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, ठीक है? इस एग्जांपल के साथ आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा जिनको आइडिया नहीं है। समझिए, आपके पास दो घर है, एक में आप खुद रहते हैं और एक को आपने रेंट पे लगाया हुआ है, ठीक है? अब रेंट है ना आपके घर का, हर महीने का 20,000 रुपए आता है आपको। तो आपके जो टेनेंट है, उन्होंने आपको बोला कि इस बार है ना 20,000 रुपए वो नहीं दे पाएंगे रेंट, वो आपको एक महीने बाद देंगे दो रेंट, ठीक है? मतलब अगले महीने का भी दे देंगे और इस महीने का भी दे देंगे। तो क्या आपके लिए वो फायदेमंद है, या अगर अभी के अभी वो एक एक महीने का रेंट दे देते तो वो फायदेमंद है? तो अगर मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊं, तो जो अभी वो पैसा देते ना एक महीना पहले, वो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि समझिए वो जो 20,000 रुपए है, अगर वो आपने अभी ले लिया होता और अभी उसको आपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में या एफडी में या स्टॉक मार्केट में कहीं भी अगर इन्वेस्ट कर दिया होता, तो उस पर कुछ ना कुछ आप रिटर्न्स एक महीने के अंदर कुछ ना कुछ तो कमा ही लेते, राइट? लेकिन वही चीज अगर आप 2 महीने बाद आपको दो रेंट मिल रहा है, एंड अब उसको आप लगाने जाएंगे सेविंग्स अकाउंट में एफडी में, तो ऑटोमेटिकली एक महीने का तो इंटरेस्ट आपका गया ना, उस दिन से शुरू होगा आपका इंटरेस्ट। इसी वजह से कहते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आज जो पैसा है आपके पास, उसका है ना वर्थ कल जाके कम हो जाएगा, इसी वजह से आज उसका वर्थ ज्यादा है। मतलब आज इसीलिए इन्फ्लेशन में भी यहाँ पर पिक्चर में आता है कि जो वड़ा पाव आज कल आप 5 रुपए में खरीदते थे, ठीक है, आज वो वड़ा पाव 14 रुपए में आप खरीदते हैं, ठीक है? पैसा तो वैसे ही चल रहा है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है, राइट? तो आज जो आपके पास पैसा है, जो चीज आप 100 रुपए में आज खरीद पाते हैं, कल वो 100 रुपए में आप नहीं खरीद पाएंगे। मे बी वो कल आप एक साल बाद 107 रुपए 108 रुपए में खरीद पाएंगे, फिर 2 साल बाद आप 114 रुपए में खरीद पाएंगे, राइट? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये चीज यहाँ पर प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 18, the relation between inflation and value of money is dash. Option A direct, option B inverse, option C proportionate, option D exponential. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इनवर्स। सबसे पहले इन्फ्लेशन तो आप सबको पता है महंगाई, और वैल्यू ऑफ मनी जस्ट मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको पिछले ही स्लाइड में बताया है, करेक्ट? सो जो मैंने आपको वहां पर एग्जांपल दिया वही यहाँ पर भी बैठता है कि अगर आपके पास आज 100 रुपए है और एक साल बाद वही 100 रुपए है ना, सेम वैल्यू नहीं रखेगा, उससे कम का वैल्यू हो जाएगा उसका, क्योंकि इन्फ्लेशन आता है इन पिक्चर। इन्फ्लेशन और वैल्यू ऑफ मनी का हमेशा है ना इनवर्स रिलेशनशिप होगा, इनवर्स मतलब अपोजिट रिलेशनशिप होगा, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, तो जो आप आज चीज 100 रुपए में खरीद सकते हो ना, वो कल आप 100 रुपए में नहीं खरीद पाओगे, वो आपको 107 रुपए देने पड़ेंगे खरीदने के लिए, अगर 7% इन्फ्लेशन को हम एक साल में पकड़ के चले तो, ठीक है? इसी वजह से इनका इनवर्स रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, बाइंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। ऑप्शन ए, रिस्क अवॉइडेंस। ऑप्शन बी, रिस्क रिटेंशन। ऑप्शन सी, रिस्क ट्रांसफर। ऑप्शन डी, रिस्क टेकिंग। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रिस्क ट्रांसफर। ऑब्वियसली गाइस, जब आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं एक इंश्योरेंस कंपनी से, तो आप क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो मैं प्रीमियम भर रहा हूं, कल जाके अगर मुझे कुछ भी होता है, चाहे वो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं या लाइफ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, तो आप एक तरीके से जो आपके ऊपर रिस्क आने वाला है वो आप कंपनी को दे रहे हैं कि भाई मैं तेरे को थोड़े से पैसे दे रहा हूँ हर साल, ठीक है, और मैं इतने का कवर ले रहा हूँ, अपना इंश्योरेंस पॉलिसी इतने का ले रहा हूँ, तो कल अगर मुझे कुछ भी होता है तो आप मेरा खर्चा उठाएंगे, ठीक है, उतने अमाउंट का जितने का मैंने लिया है। तो इसको रिस्क ट्रांसफर बोलते हैं ना, आप रिस्क ट्रांसफर कर रहे हो अपने से कंपनी की तरफ, ठीक है? रिस्क अवॉइड नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पर रिस्क रिटेंशन नहीं हो रहा है आपका, या रिस्क टेकिंग भी नहीं हो रहा है, यहाँ रिस्क ट्रांसफर हो रहा है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। Question number 20. Mayank has just retired. He is a widower. His son and daughter are well settled. He has no liabilities. He currently has a balance of rupees 10 lakhs in his account. His bank RM suggests that he invest in a ULIP that will give him a good risk cover and great returns. What should he do? तो यहाँ पर एक सिनेरियो दिया गया है जहां पर मयंक है ना रिटायर्ड हो चुके हैं, मतलब वो 60 ईयर्स के हो चुके होंगे, राइट, मोस्टली, एंड वो विडोअर है, मतलब उनकी कोई वाइफ भी नहीं है,
ठीक है, उनका बस एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, एक है लड़का, एक है लड़की, और दोनों भी वेल सेटल्ड है, मतलब वो अपने पैरों पे खड़े हैं, वो अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। और मयंक के पास कोई लाइबिलिटीज भी नहीं है, मतलब उनको कोई उधारी भी नहीं उन्होंने कभी ली हुई है, कोई लोन भी नहीं ली हुई है, तो रिस्क फ्री है, मतलब लोन फ्री है। और उनके अकाउंट में भी 10 लाख रुपए बैलेंस पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन जब वो बैंक जाते हैं तो उनके जो रिलेशनशिप मैनेजर, यहाँ पर जो आरएम रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, वो उनको सजेशन देते हैं कि आप यूलिप में इन्वेस्ट कीजिए, जो आपका है ना रिस्क कवर अच्छा रहेगा और आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो यहाँ पर उसको क्या करना चाहिए मयंक को? तो देखो, एज एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एज एन इन्वेस्टर या फिर एज अ बोलते हैं ना एडवाइजर, आपको यहाँ पर एक ये सिनेरियो को समझ के एडवाइस देना है कि उनका रिलेशनशिप मैनेजर उनको सही एडवाइस दिया या गलत दिया, या एग्जैक्टली उनको करना क्या चाहिए। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, बाय द यूलिप। ऑप्शन बी, स्टडी द यूलिप फर्दर। ऑप्शन सी, ही मे इग्नोर द एडवाइस एज ही डज नॉट नीड अ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। सबसे पहले गाइस देखिए, लाइफ इंश्योरेंस है ना एक रिटायर्ड पर्सन के लिए कुछ फायदेमंद नहीं है। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज अब वो कोई पैसा कमा तो नहीं रहे हैं, करेक्ट, प्लस उनके पास कोई उनकी बीवी भी नहीं है उनके ऊपर डिपेंडेंट, करेक्ट। और लाइफ इंश्योरेंस तब इंपॉर्टेंट होता है जब उनके ऊपर कोई डिपेंडेंट हो। जैसे मैं अपने घर में हूँ, मैं अकेला कमाता हूँ अपने घर में, मेरे पे मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे बहन अगर कोई है तो वो डिपेंडेंट हो जाएंगे, राइट। लेकिन यहाँ पर तो सिनेरियो ही अलग है। मयंक एक तो रिटायर्ड हो चुके हैं, पैसा नहीं कमा रहे, दूसरा उनकी वाइफ नहीं है, ठीक है। उनके दोनों बच्चे जो है, लड़का और लड़की, दोनों भी वेल सेटल्ड है, तो वो दोनों भी डिपेंडेंट नहीं है बैंक पे। तो जब कोई डिपेंडेंट ही नहीं है बैंक पे, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना होता है वेस्ट ऑफ प्रीमियम। आप जो पैसे भर रहे हो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को, वेस्ट है, करेक्ट। सो यहाँ पर है ना, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, कि वो इस एडवाइस को इग्नोर करके और कोई लाइफ इंश्योरेंस, मतलब यूलिप जो होता है वो एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा ही प्रोडक्ट होता है, तो उसको नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर बाय द यूलिप, स्टडी द यूलिप या नन ऑफ द अबव, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। याद रखिएगा गाइस, हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं कि भाई आपको इंश्योरेंस लेना ही चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस, तो आपको जाके ले लेना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। समझिए, आप है ना 20 या 21 साल के हैं अभी, ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट लाइफ इंश्योरेंस अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप स्टडी फेज में, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपके ऊपर आपकी मम्मी पापा डिपेंडेंट नहीं है, उल्टा आप अपनी मम्मी पापा पे डिपेंडेंट हो, तो अगर आपके मम्मी पापा में से कोई एक कमा रहा है, ठीक है, तो पापा के पास इंश्योरेंस होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस। तो अगर उनको कुछ होता है तो बाकी फैमिली मेंबर को कवर करने के लिए वो पैसे वापस आ जाएंगे, राइट। आपको कोई जरूरत नहीं है लाइफ इंश्योरेंस लेने का। हाँ, कल जाके जब आपकी वाइफ होगी या आपके मम्मी पापा रिटायर होते हैं और फिर आप कमा रहे हो और आप पे वो लोग डिपेंडेंट हो गए हैं, तब आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत लोग नहीं बताते हैं यूलिप्स और ये सब लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने के लिए। सो हमेशा ये चीजों का ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 21, what is a rider in the context of insurance? Option A, extra premium payable due to health conditions. Option B, conditions which are not covered through insurance. Option C, certain minimum amount that the insured has to pay before the insurance company settles the claim. Option D, add-on options that can be added to a life insurance policy. And the correct answer is option D, add-on options that can be added to a life insurance policy. बहुत लोगों को ना राइडर के बारे में नहीं पता है, बहुत लोग इंश्योरेंस तो खरीदते हैं बट राइडर ऑप्शन के बारे में लोगों को नहीं पता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, राइडर का मतलब समझिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें है ना सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी, क्या क्या कवर होता है आपके लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ पे कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, या एक्सीडेंट हो गया, आपका डेथ नहीं हुआ, ठीक है, एंड आप है ना, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा कभी हो ना, लेकिन बोलते हैं ना हाथ पैर काम करने बंद कर दिए, तो आप तो व्हील चेयर पे आ जाओगे, करेक्ट। तो उस केस में भी लाइफ इंश्योरेंस आपको आपका लाइफ इंश्योरेंस जो आपने लिया था उसका पैसा आपके फैमिली को नहीं मिलेगा। तो ये तो वेस्ट हो गया ना आपका पूरा प्रीमियम इतने सालों में जो आपने भरा, आप काम भी नहीं कर पाओगे अब, बिकॉज ऑफ यू आर ऑन व्हील चेयर। तो यहाँ पर है ना, राइडर एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें आप अपने इंश्योरेंस पॉलिसी को कस्टमाइज करते हो, आप कुछ कुछ चीजें ऐड करवाते हो, ठीक है, उसमें, जिसको राइडर बोलते हैं। जैसे आप उसमें ऐड करवाओगे कि अगर कल एक्सीडेंट होता है और इंसान अपाहिज हो जाता है और वो मरता नहीं है, तो भी लाइफ इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो उसकी फैमिली को, मतलब नॉमिनी को या उसकी फैमिली मेंबर्स को मिलना चाहिए। तो इसको एड ऑन ऑप्शंस बोलते हैं। ऑब्वियसली एड ऑन ऑप्शंस जब आप कराओगे, राइडर का सिलेक्शन करोगे, तो थोड़ा प्रीमियम बढ़ जाता है, बट दैट इज वेरी गुड कि कल जाके कोई भी सिनेरियो में आप फंसोगे नहीं, आपकी फैमिली का ध्यान रखने के लिए वो लाइफ इंश्योरेंस का पैसा आपके पास अवेलेबल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? ठीक है, ये याद रखिएगा, IRDAI इंश्योरेंस के लिए होता है, ठीक है। सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है वो इनका ही गाइडलाइंस फॉलो करती है, जैसे बैंक्स के लिए RBI है,
स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट्स के लिए सेबी है, तो इंश्योरेंस के लिए IRDAI है और पेंशन के लिए PFRDA है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो IRDAI की तरफ से नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग इंश्योरेंस कंपनीज, बी लाइसेंसिंग एंड एस्टैब्लिशिंग नॉर्म्स फॉर इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज, ऑप्शन सी regulating and overseeing premium raters and terms of non-life insurance covers, and D regulation of mutual funds। तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस आंसर है, पहले तीन ऑप्शन में इंश्योरेंस 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 आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये तो फंक्शन होगा ही। लास्ट वाला म्यूचुअल फंड है जो कि कैपिटल मार्केट स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली यहाँ सेबी रोल प्ले करती है अपना, इसी वजह से द लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन टू मैनेज इन्फ्लेशन रिस्क इन द लॉन्ग रन। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो इन्फ्लेशन को है ना, इन्फ्लेशन का जो रिस्क होता है उसको लॉन्ग रन में अपने को बोलते हैं ना इन्फ्लेशन के रिस्क से ऊपर रिटर्न्स देके अपने को बचा सकता है उस रिस्क से। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो बहुत लोगों को इसका आंसर पता ही होता है ये चारों ऑप्शन देके, स्टिल अपन चलो डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए स्टॉक्स, ऑप्शन बी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ऑप्शन सी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ऑप्शन डी कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्टॉक्स, क्योंकि गाइस स्टॉक्स है ना सबसे ज्यादा रिटर्न देता है इन चारों में से। कुछ कुछ यहाँ पर फिक्स्ड रिटर्न्स देते हैं, ठीक है, जैसे कि PPF हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, लेकिन स्टॉक्स है ना कभी भी फिक्स्ड रिटर्न्स नहीं देता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि लॉन्ग रन में है ना हमेशा स्टॉक मार्केट ने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को बीट किया हुआ है। इवन आप अगर निफ्टी 50 इंडेक्स में भी इन्वेस्ट करते हो तो 12 to 13% का एवरेज रिटर्न दिया हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 ईयर्स। ठीक है, और इन्फ्लेशन अराउंड हमारे इंडिया में चलता है 6 से 7% तक मैक्सिमम। ठीक है, और कुछ लाइक 6-7 सालों में तो RBI ने उसको कंट्रोल करके रखा है, 4 to 6% से ऊपर बढ़ने नहीं देता है, बिकॉज ये टारगेट है उनका। ठीक है, तो अगर आपको 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है स्टॉक मार्केट से ऑन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, और 6 से 7% मैक्स टू मैक्स मैं बोल रहा हूँ इन्फ्लेशन जा रहा है, फिर भी आप 5% ऊपर ही हो रिटर्न्स में, एंड इसी वजह से आप ग्रो करोगे, आपके वेल्थ क्रिएशन की जर्नी अच्छी होगी। अगर वही चीज आप FD में इन्वेस्ट करो और FD का रेट अगर 6-7% है और इन्फ्लेशन भी 6-7% है, तो आप ब्रेक इवन पे आ गए, आपने ना कोई पैसा बनाया ना कोई पैसा गवाया। ठीक है, वैसा सीन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ पॉसिबल स्कैम? ऑप्शन ए अट्रैक्टिव रिटर्न्स प्रेजेंटेड विद एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स, ऑप्शन बी लो रिस्क प्रेजेंटेड विद लो रिटर्न्स, ऑप्शन सी लो रिस्क प्रेजेंटेड विद फिक्स्ड लॉक इन पीरियड, ऑप्शन डी अट्रैक्टिव रिटर्न्स प्रेजेंटेड एज वेरी सेफ ऑप्शंस। गाइस ये चारों ऑप्शन देख के है ना इजीली समझ में आ जाता है कि आंसर क्या है, स्टिल मैं आपको टाइम देता हूं। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी अट्रैक्टिव रिटर्न्स प्रेजेंटेड एज वेरी सेफ ऑप्शंस। जिनको नहीं समझाया नहीं समझ में आया उनको मैं समझा देता हूं। देखिए अगर कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट क्लास जो है, अगर वो बोलता है कि आपको है ना बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे हम, लेकिन उसके साथ रिस्क ज्यादा है, ठीक है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, तो ये चीज वो गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए जहां भी हाई रिटर्न होता है ना वहां कुछ ना कुछ रिस्क लेना पड़ता है। आप जैसे कि एग्जांपल यहाँ स्टॉक मार्केट हो गया, इक्विटी में इन्वेस्ट करना। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है लो रिस्क प्रेजेंटेड विद लो रिटर्न्स, अगर आप लो रिस्क लोगे तो आपको लो रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हो गया, वहां पर आपको कोई रिस्क नहीं है ज्यादा, राइट, इसी वजह से वहां पर रिटर्न्स भी कम मिलते हैं एज कंपेयर टू बाकी एसेट क्लास। फिर ऑप्शन सी यहाँ पर क्या आता है, लो रिस्क प्रेजेंटेड विद फिक्स्ड लॉक इन पीरियड। आप कोई कोई जगह होता है यहाँ पर लॉक इन पीरियड होता है कि आपको 3 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, राइट, जैसे FD में भी ऐसा रहता है, तो वहां भी लो रिस्क है और प्लस आपको रिटर्न्स भी यहाँ कम मिलेंगे। और जो लास्ट ऑप्शन है ये बहुत अजीब ऑप्शन है, राइट, कि आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स मतलब बहुत ही तगड़ा रिटर्न मिलेगा, लेकिन बहुत सेफ ऑप्शन है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कोई सेफ ऑप्शन हो और वहां पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिले, कभी नहीं देखोगे आप ये चीज। ठीक है, इसी वजह से ये वाला ऑप्शन यहाँ पर है पॉसिबल स्कैम का। कभी भी कोई भी आपको यूट्यूब चैनल्स पे या ऐसे ही इन पर्सन आके या इंस्टाग्राम पे या कहीं भी कोई भी सोशल मीडिया पे आपको ऐसा प्रॉमिस करे कि हम आपको इतना अच्छा रिटर्न दिलाएंगे और बहुत सेफ है बहुत सेफ है, तो वो एक साइन होता है पॉसिबल स्कैम का, तो उससे बच के रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट? क्वेश्चन का मतलब यह है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हाई रिस्क है और एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी है। तो ऑप्शन ए है म्यूचुअल फंड्स, ऑप्शन बी बॉन्ड्स, ऑप्शन सी स्टॉक्स, ऑप्शन डी EPF। EPF का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यहाँ पर जो आपके जॉब पे कटता है ना वो। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी स्टॉक्स। स्टॉक्स इन सब में से सबसे ज्यादा हाई रिस्क वाला होता है, फिर आता है म्यूचुअल फंड्स, फिर आता है बॉन्ड्स, और फिर सबसे लास्ट आता है EPF। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन डैश। ऑप्शन ए हाई रिस्क प्रोडक्ट्स, ऑप्शन बी लो रिस्क प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी मीडियम रिस्क प्रोडक्ट्स, ऑप्शन डी हाई रिटर्न नो रिस्क प्रोडक्ट्स। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लो रिस्क प्रोडक्ट्स।
ऑब्वियसली हाई रिटर्न और नो रिस्क प्रोडक्ट ऐसा तो कोई ऑप्शन होगा ही नहीं, जैसे मैंने आपको पॉसिबल स्कैम के बारे में समझाया। मीडियम रिस्क प्रोडक्ट्स और हाई रिस्क प्रोडक्ट्स आपको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अगर आपको शॉर्ट टर्म में उस पैसे की जरूरत है तो। समझिए आपके पास 5 लाख रुपए है, ठीक है, और आपके घर में कोई शादी है विद इन 6 मंथ्स या 1 साल के अंदर, ठीक है। चलो शादी नहीं है तो एटलीस्ट एजुकेशन किसी का करवाना है, 1 साल के अंदर समझो आपका कोई 12th पास हो रहा है और आपको उसकी इंजीनियरिंग के लिए या कुछ बड़ा फीस भरना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप स्टॉक मार्केट में तो पैसा नहीं लगाओगे। अगर आप लगाओगे और 1 साल के अंदर कुछ अनसर्टिनिटी आ गई, जैसे कि वॉर वगैरह जैसा होता रहता है और फिर स्टॉक मार्केट रिकवर करता है, गिरता है, राइट, उस टाइम पे आपका पैसा फंस जाएगा। इसी वजह से लो रिस्क प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कीजिए अगर आपके पास जो पैसे हैं वो अगर आप 1 या 2 साल में आपको नीड है तो। स्टॉक मार्केट में तभी घुसिए जब आप 2 साल से 3 साल से ऊपर की बात कर रहे हो, ठीक है, तभी घुसिए। 1-2 साल के लिए कभी भी इक्विटी मार्केट में तो मत ही घुसिए। क्वेश्चन नंबर 27, अ लिस्टेड कंपनी wants to raise money for expansion through issue of additional shares. What are the ways in which it can do that? मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है, उनको ना और पैसे रेज करने हैं एक्सपांड करने के लिए उनका बिजनेस बाय इशूइंग एडिशनल शेयर्स, मतलब वो एक्स्ट्रा शेयर्स देने वाले हैं शेयर होल्डर्स को या फिर न्यू इन्वेस्टर्स को जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं कर रखा है। तो उस तरीके को या उस वे को क्या बोला जाता है स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में? तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए राइट्स इशू और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग विच इज एफपीओ। ऑप्शन बी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग विच इज आईपीओ और बोनस इशू। ऑप्शन सी बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट। ऑप्शन डी बाईबैक ऑफ शेयर्स और अनाउंसिंग स्पेशल डिविडेंड। ये चारों भी स्टॉक मार्केट के टर्म से थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आपको, लेकिन इसका आंसर बहुत ही क्लियर है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए राइट्स इशू और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग विच इज एफपीओ। चलो इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से समझते हैं। अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे नहीं समझ में आता तो मैं कैसे समझता, लेकिन आपको थोड़े बहुत टर्म्स के बारे में आइडिया होना चाहिए स्टॉक मार्केट के। जैसे होता है बाईबैक ऑफ शेयर्स। बाईबैक ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कंपनी ना अपने ही शेयर्स मार्केट से वापस खरीद रही है। तो जब वो खरीद रही है तो इसका मतलब वो शेयर्स लेगी तो पैसे देगी ना। यहाँ तो कंपनी क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी को पैसे चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन तो चलो हट गया, राइट। दूसरा ऑप्शन बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट। बोनस इशू में क्या होता है कि कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स देती है, कोई पैसे भी नहीं रेस करती है, सिर्फ बोनस इशू में शेयर्स देती है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हट गया, पैसे तो आ नहीं रहे कंपनी के पास। फिर थर्ड ऑप्शन होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और बोनस इशू, ठीक है। अब यहाँ पर जो आईपीओ है, आईपीओ कब आता है? जब इनिशियल का मतलब क्या होता है, जब पहली बार कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहती है शेयर्स अपने देकर और पैसे लेकर, तब होता है। लेकिन यहाँ कंपनी में, यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कंपनी तो ऑलरेडी लिस्टेड है, मतलब इन्होंने आईपीओ तो पहले ही कर लिया होगा और आईपीओ सिर्फ एक बार हो सकती है, राइट। तो एक ही ऑप्शन बना, राइट्स इशू और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। इसीलिए नाम है, देखो ध्यान से, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, मतलब बाद में भी, लिस्ट होने के बाद भी कंपनी को अगर वापस से पैसे चाहिए तो शेयर्स, वो एडिशनल शेयर्स मार्केट में लिक्विडेट करके कुछ पैसे रेज कर सकते हैं, या तो इनकी एफपीओ के माध्यम से या राइट्स इशू के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाई इज केवाईसी मैंडेटरी व्हाइल ओपनिंग अकाउंट्स अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002? ऑप्शन ए टू मॉनिटर स्टॉक मार्केट प्राइसेस। ऑप्शन बी टू प्रमोट कैश ट्रांजैक्शंस। ऑप्शन सी टू प्रिवेंट इलीगल ट्रेडिंग एक्टिविटीज। ऑप्शन डी टू जनरेट लीड्स फॉर मार्केटिंग। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी टू प्रिवेंट इलीगल ट्रेडिंग एक्टिविटीज। देखिए केवाईसी का मतलब क्या होता है, नो योर कस्टमर्स, करेक्ट। अब केवाईसी से क्या स्टॉक मार्केट के प्राइसेस को मैनिपुलेट किया, मतलब मॉनिटर किया जा सकता है? ऑब्वियसली नो। क्या अगर मतलब आपसे केवाईसी लिया जा रहा है भाई एनी पर्सन, लाइक बैंक ले रहा है या म्यूचुअल फंड कंपनी ले रही है, तो कैश ट्रांजैक्शन प्रमोट करने के लिए ले रही है? नहीं, इसमें तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा, आजकल तो सब ऑनलाइन हो रहा है मोस्टली। लास्ट ऑप्शन टू जनरेट लीड्स फॉर मार्केटिंग। केवाईसी से मार्केटिंग का क्या लेना देना, राइट। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, टू प्रिवेंट इलीगल ट्रेडिंग एक्टिविटीज। अब ये केवाईसी कैसे हेल्प करता है मैं आपको बताता हूँ, समझिए। केवाईसी में होता है नो योर कस्टमर, मतलब आपका आधार डिटेल्स, पैन कार्ड डिटेल्स, आपका सारा इन्फॉर्मेशन, आपका घर कहाँ है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपका सब कुछ एक म्यूचुअल फंड कंपनी या बैंक के पास होगा, करेक्ट। कल जाके अगर आप इलीगल ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हो तो आपकी केवाईसी, आपका डिटेल्स लेके ही आपको फाइंड आउट किया जा सकता है कि आप हो कौन, आप कहाँ रहते हो, आपके रिश्तेदार कौन है, राइट, आपको पकड़ने के लिए। इसी वजह से यहाँ पर केवाईसी किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, लोग डर के हमारे इलीगल ट्रेडिंग एक्टिविटीज करेंगे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट? ऑप्शन ए टर्म इंश्योरेंस। ऑप्शन बी होल लाइफ इंश्योरेंस। ऑप्शन सी एंडाउमेंट पॉलिसी। ऑप्शन डी मरीन इंश्योरेंस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मरीन इंश्योरेंस। देखिए यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है, एंडाउमेंट पॉलिसी क्या होता है कि आप पैसे भरते हो हर साल लाइफ इंश्योरेंस लेकर, करेक्ट। एंड अगर आपकी डेथ हो या ना हो, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है,
आपको आपका पैसा विथ जो भी रिटर्न्स बना होगा उसके साथ वापस दे देती है, मरो या ना मरो, 60 ईयर्स के बाद दे देती है। ठीक है, मर गए तो अपनी फैमिली को मिल जाएगा, नहीं मरे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, होल लाइफ इंश्योरेंस भी ऐसा ही कुछ प्रोडक्ट होता है। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है कि आप बहुत कम प्रीमियम भरते हैं एज कम्पेयर टू एंडाउमेंट पॉलिसी, लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आपका डेथ होता है तो ही आपकी फैमिली को पैसा मिलता है, नहीं होता है तो नहीं मिलता है। करेक्ट। तो आप बोलोगे एंडाउमेंट पॉलिसी लेने में फायदा है, तो ऐसा नहीं है। एंडाउमेंट पॉलिसी में आप प्रीमियम भी बहुत ज्यादा पे करते हो, टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम बहुत कम पे करना पड़ता है। तो ये जो इसका डिफरेंस अमाउंट है ना, वो आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो टर्म इंश्योरेंस लेके, एंड इसीलिए बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस इज अ बेटर प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू एंडाउमेंट पॉलिसी। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज मरीन इंश्योरेंस। मरीन का मतलब क्या होता है, ये जो पानी वगैरह का जो चीज होता है ना, उसको मरीन बोलते हैं, राइट। तो मरीन इंश्योरेंस का लाइफ इंश्योरेंस के साथ कोई भी नाता नहीं है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर ये एक नॉट अ टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 30, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू एसोसिएट द टर्म इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई। जिनको ईएमआई का फुल फॉर्म नहीं पता है, वो होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी चीज के लिए ईएमआई ऐसा वर्ड का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए होम लोन, ऑप्शन बी एटीएम कार्ड, ऑप्शन सी क्रेडिट स्कोर, ऑप्शन डी सेविंग्स अकाउंट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए होम लोन। आपने हर बार सुना होगा कि होम लोन जब भी कोई लेता है तो बोलता है ईएमआई भरना है, ईएमआई भरना है, राइट। लेकिन कभी सुना है एटीएम कार्ड के लिए ईएमआई भरना है, क्रेडिट स्कोर जानने के लिए ईएमआई भरना है, या सेविंग्स अकाउंट में अकाउंट खुलवाने के बाद ईएमआई भरना है? ऑब्वियसली नहीं, राइट। होम लोन के लिए ही बोलते हैं ना लोग, तो यहाँ पर होम लोन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिक्योर्ड लोन। ऑप्शन ए होम लोन, ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड रोल ओवर डेट, ऑप्शन सी पर्सनल लोन, ऑप्शन डी लोन अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड। सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या होता है ना, कि समझो अगर बैंक आपको लोन ऑफर कर रही है, अगर उसके बदले वो कुछ ले रही है आपसे कोलैटरल में, मतलब बोलते हैं ना, समझो अगर आपको लोन लेना है तो आप गोल्ड को गिरवी रख रहे हो एक तरीके से, तो वो एक सिक्योर्ड लोन हो जाता है बैंक की तरफ से, कि अगर आपने पैसा नहीं भी चुका है तो वो आपका गोल्ड बेच के पैसा रिकवर करेगी, राइट। उसको सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब क्या होता है, बैंक आपको लोन तो दे रही है लेकिन कोई भी पैसा, मतलब कोई भी चीज कोलेटरल में आपसे ले नहीं रही है बदले में। ठीक है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड लोन, क्रेडिट कार्ड आपको देती है, वो पैसा यूज करने बोलती है, लेकिन कुछ उसके बदले आपसे लिया उन्होंने आज तक नहीं, तो वो एक अनसिक्योर्ड लोन जैसा हो जाता है। तो चलिए बताइए इसमें से कौन सा सिक्योर्ड लोन है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए होम लोन। होम लोन एक सिक्योर्ड लोन होता है, क्योंकि क्या होता है, जो घर आप खरीद रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले है ना, आपका जो भी घर है उसको वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, जो आप घर खरीद रहे हो और कुछ डाउन पेमेंट आपने किया हुआ है कि नहीं, आपके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब प्रॉपर है कि नहीं, वो सब कुछ देखने के बाद ही आपको होम लोन दिया जाता है। कि कल अगर आप ईएमआई नहीं चुका पाए तो आपने जो घर खरीदा है ना, क्योंकि देखो होम लोन में क्या होता है, बैंक तो बिल्डर को सारे पैसे दे देता है, अब वो घर आपका हो गया। ठीक है, और कल जाके अगर आप वो पैसे नहीं चुकाते हो बैंक को, तो बैंक के पास पूरा राइट होता है कि वो आपके घर को बेचकर वो पैसा रिकवर कर सकता है, राइट। पर्सनल लोन भी क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन होता है। लोन अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड मैंने आपको बताया अनसिक्योर्ड होता है, और क्रेडिट कार्ड रोल ओवर डेट भी अनसिक्योर्ड होता है। होम लोन ही यहाँ पर एक सिक्योर्ड लोन है। क्वेश्चन नंबर 32, द प्रोसेस ऑफ लॉन्च ऑफ अ न्यू म्यूचुअल फंड स्कीम इज नोन एज डैश। ऑप्शन ए इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ, ऑप्शन बी ऑफर फॉर सेल ओएफएस, ऑप्शन सी फर्स्ट फंड ऑफर एफएफओ, ऑप्शन डी न्यू फंड ऑफर एनएफओ। तो जैसे गाइस स्टॉक मार्केट में जब कोई कंपनी लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंजेस पे, तो वो आईपीओ के थ्रू आती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई कंपनी लिस्ट नहीं हो रही है, एक म्यूचुअल फंड स्कीम लिस्ट होने जा रहा है पहली बार, तो उसको क्या बोला जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। म्यूचुअल फंड जब लिस्ट होती है पहली बार तो उसको एनएफओ बोला जाता है, न्यू फंड ऑफर। और जब स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी लिस्ट होती है पहली बार तो उसको आईपीओ बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, you have some surplus money that you may need over the next 30 to 45 days. Which of the following mutual fund schemes should you consider? Option A liquid fund, option B ELSS equity linked savings scheme, option C 3-year fixed maturity plan, option D balanced fund. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन लिक्विड फंड। लिक्विड फंड एक टाइप का शॉर्ट टर्म डेट फंड्स होता है, जो 15 डेज और 30 डेज या 1 डे वाले बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स में। इसी वजह से लिक्विड फंड आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। लिक्विड फंड नाम ही उसका इसलिए है क्योंकि बहुत लिक्विड होता है वो, जिसमें कभी भी आप चाहो तो उसमें से विड्रॉ कर सकते हो पैसा। और अगर आपको 30 से 45 दिन के अंदर वापस पैसा चाहिए, आपको जरूरत पड़ सकती है, तो लिक्विड फंड से बेटर ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि 3 ईयर फिक्स्ड मेच्योरिटी प्लान में तो 3 साल वेट करना पड़ेगा। बैलेंस फंड में इक्विटी डेट सबका मिक्स होगा, तो मतलब आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो। ठीक है, 30-35 दिन के लिए तो 30 से 40 दिन के लिए तो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए इक्विटी मार्केट में, राइट। और ईएलएसएस भी लंबे समय के लिए होता है थोड़ा, तो कोई फायदा नहीं है। लिक्विड फंड इज द बेस्ट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन नंबर 34, फ्रॉम वेयर कैन यू बाय सिक्योरिटीज ऑफ लिस्टेड कंपनीज? ऑप्शन ए स्टॉक ब्रोकर मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस,
ऑप्शन बी बैंक, ऑप्शन सी पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन डी सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है स्टॉक ब्रोकर मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, जैसे कि आप स्टॉक्स ग्रो वगैरह। बैंक से आप कभी भी स्टॉक्स नहीं खरीद सकते हो, पोस्ट ऑफिस से नहीं खरीद सकते, और सेबी के पास से डायरेक्ट तो आप कुछ भी नहीं खरीद सकते हो। सेबी तो रेगुलेटर है, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है स्टॉक्स बेचने और खरीदने में, राइट। तो आप स्टॉक ब्रोकर के मेंबर्स के साथ ये कर सकते हो जो स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ टाई अप रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, करंट वैल्यू ऑफ योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू डैश। अगर आपको आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स का करंट वैल्यू जानना है तो आपको 4 फॉर्मूला दिए गए हैं, उसमें से आपको चूज करना है कि सबसे सही फॉर्मूला कौन सा है। सो पहला ऑप्शन है योर यूनिट बैलेंस प्लस द फंड्स एनएवी, ऑप्शन बी योर यूनिट बैलेंस माइनस द फंड्स एनएवी, ऑप्शन सी योर यूनिट बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय द फंड्स एनएवी, ऑप्शन डी योर यूनिट बैलेंस डिवाइडेड बाय द फंड्स एनएवी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी योर यूनिट बैलेंस मल्टीप्लाइड द फंड्स एनएवी। देखिए फंड का जो एनएवी होता है, जो भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं उसका एक एनएवी होता है, राइट, वो डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है। उससे आपको क्या करना है, आपके पास जितने यूनिट्स खरीदे हुए हैं आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको आपका करंट वैल्यू पता चल जाएगा। अब यूनिट बैलेंस क्या होता है, जब आप हर बार एसआईपी करते रहोगे ना, तो आपको हर एसआईपी का अमाउंट के ऊपर कुछ यूनिट्स अलोकेट होते हैं, ठीक है, और वो यूनिट्स ऐड होते रहते हैं हर एसआईपी के बेसिस पे। तो उसको एट द एंड आपको क्या करना है, एनईवी जो चल रहा है करंट म्यूचुअल फंड का, उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आपकी यूनिट बैलेंस को, आपको आपका करंट वैल्यू पता चल जाएगा म्यूचुअल फंड का, कितने में आपने लिया था और कितना हो चुका है अब वो। गाइस मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने हमारी वीडियोस को इतना सारा प्यार दिया है अब तक चैनल पे। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि जितने भी लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं उसमें से सिर्फ 28.8% लोग ही हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, ये यूट्यूब एनालिटिक्स का डेटा है। एंड 71.3% लोग हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अगर वो हमारी वीडियोस को देख भी रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि अगर आप हमारे चैनल के वीडियोस को देख रहे हैं एंड आपको वो सही लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हम और भी वीडियोस पुश कर सकें और वीडियोस अच्छे अच्छे आपके लिए ला सकते हैं, फाइनेंस के टर्म्स को आपको इजी वे से समझा सके, क्योंकि जितना ज्यादा सब्सक्राइबर्स होगा उतनी वीडियोस की रीच बढ़ेगी एंड उससे क्या होगा, हमें भी फायदा होगा और हम आपको और बेहतर तरीके से अच्छे लाइक प्रेजेंटेशन के साथ, अच्छे एनिमेशन के साथ वीडियो प्रोवाइड कर पाएंगे। तो चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, IMPS स्टैंड्स फॉर डैश। ऑप्शन ए इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मनी पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी इंटरनल मनी पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन डी इंटरमीडिएट मर्चेंट पेमेंट सिस्टम। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इमीडिएट पेमेंट सर्विस। सबसे इजी क्वेश्चन था ये। तो गाइज आपको टेंशन नहीं लेना था इन एमसीक्यूज को देख के कि अरे यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फुल फॉर्म्स वगैरह मैं कैसे याद रखूं। देखिए गाइज ये मॉक टेस्ट जो मैंने बताया, जो मुझे एग्जैक्ट 50 क्वेश्चंस जो आए थे, मैंने उसको क्वेश्चंस को उतार दिया है इस पीपीटी के अंदर और मैं आपको एक्सप्लेन करके भी समझा रहा हूँ। बट आपको क्या करना है, आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है पूरा पीडीएफ जो एग्जाम के रिलेटेड मैंने दिया हुआ है, राइट। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वापस से मिल जाएगा, अगर आपने पहले डाउनलोड नहीं कर रखा है सेबी इन्वेस्टर एग्जामिनेशन का पीडीएफ ई बुक जो है। और अगर समझो आपको पीडीएफ पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप हमारे चैनल पे अगर जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा NISM 5A एग्जाम का, ठीक है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। अगर आप 2x स्पीड पे भी है ना, काफी जल्दी जल्दी हमारे 12 चैप्टर के वीडियोस देख लेते हैं, तो आप इजीली आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे इस एग्जाम में, बिकॉज यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 25 मार्क्स सिर्फ पासिंग है, 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास और आपके पास 60 मिनट का समय रहेगा। बहुत ही इजीली आप पास हो जाएंगे। और मुझे तो कमेंट्स आने भी शुरू हो गए हैं मेरे फर्स्ट वीडियो के बाद कि हम 49 मार्क्स से पास हो गए सेबी इन्वेस्टर एग्जामिनेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आपके लिए नॉलेज पर्पज के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम है, प्लीज दे दीजिए, जिसका सर्टिफिकेशन 2 साल तक का वैलिड है। क्वेश्चन नंबर 37, द पेंशन फंड मैनेजर आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस इशूड बाय डैश। ऑप्शन ए PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन बी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज IRDAI, ऑप्शन सी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI, ऑप्शन डी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI। ठीक है, तो ये जो चारों भी दिया हुआ है उसमें से पेंशन फंड मैनेजर का जो गाइडलाइंस वो किसके द्वारा इशू किया जाता है, ऑब्वियसली पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाएगा, जो पेंशन को रेगुलेट करती है, पेंशन मार्केट को। और IRDAI तो इंश्योरेंस को करती है, सेबी कैपिटल मार्केट जो कि स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट करती है, और AMFI जो है वो म्यूचुअल फंड्स के लिए एक एसोसिएशन है जो उनके ऊपर ध्यान देती है। क्वेश्चन नंबर 38, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सेफ्टी रिफर्स टू डैश। इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी किसको बोला जाता है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए growth in the value of investment, B protection of the principal value, C tax on investment returns, D ability to convert one's investment into cash।
एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रोटेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू। आपने हमेशा सुना होगा जब भी आप किसी को स्टॉक मार्केट के लिए इन्वेस्ट करने बोलो, या खुद भी आपके दिमाग में आया होगा कि यार मेरा ना जितना मैं लगा रहा हूँ ना उतना, मतलब अगर मेरा प्रॉफिट नहीं भी बन रहा है तो जाने दो, लेकिन मेरा जितना मैं पैसा लगा रहा हूँ वो बच जाना चाहिए, वो नहीं लॉस होना चाहिए, राइट। तो आप क्या सोच रहे हो सेफ्टी के लिए यहाँ पर, कि मेरा प्रिंसिपल वैल्यू जो मैंने इनिशियल अमाउंट लगाया है वो मेरा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, वो मेरा डूबना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, कैन अ क्लाइंट रिवोक अ पावर ऑफ अटॉर्नी एट एनी पॉइंट इन टाइम? ऑप्शन ए, यस इट इज रिवोकेबल विद कंसेंट ऑफ द ब्रोकर। ऑप्शन बी, नो इट कैन ओनली बी रिवोक्ड आफ्टर अ ईयर। ऑप्शन सी, यस इट कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम। ऑप्शन डी, नो इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पावर ऑफ अटॉर्नी अगर आप अपने म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हो, ब्रोकर को देते हो, तो उसके पास एक पावर आ जाती है कि वो आपके बिहाफ पे आपके अकाउंट में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें वो एक्शंस ले सकते हैं, विच इज नॉट राइट। तो अगर आप उसको रिवोक करना चाहते हो, अकाउंट ओपनिंग करने टाइम में ही आपको पूछा जाता है अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी देना चाहते हो कि नहीं अपने ब्रोकर को, तो उस टाइम पे ही आप ना बोल दो। लेकिन अगर आपको तब नहीं मालूम है, बाद में पता चला है, तो आप रिवोक करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो, तो कभी भी आप रिवोक करवा सकते हो कि नहीं, वो क्वेश्चन पूछा है। तो एंड द करेक्ट आंसर इज यस इट कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी आपका है, आपने उनको दिया है, ठीक है, ब्रोकर को, तो आप कभी भी उसको रिवोक करा सकते हो, जरूरी नहीं कि आप उनके मर्जी से रिवोक करवाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, एन इन्वेस्टर शुड अवॉइड इन्वेस्टिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए, म्यूचुअल फंड्स। ऑप्शन बी, स्टॉक्स। ऑप्शन सी, पॉन्जी स्कीम्स। ऑप्शन डी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पॉन्जी स्कीम्स। एक इन्वेस्टर को पॉन्जी स्कीम्स में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जैसे कि कोई आपको बोल रहा है कि इतना पैसा लगाओ इतना हो जाएगा, कोई मतलब उसके आगे सर पैर नहीं है उस चीज का, और फिर भी आपको कोई भी बोल रहा है, तो ये पॉन्जी स्कीम्स होते हैं। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये सब रेगुलेटेड है, इनके बारे में आप अगर इन्फॉर्मेशन ढूंढना चाहो तो आपको हजारों करोड़ों इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप अगर समझ के ये सब चीजों में इन्वेस्ट करोगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको कोई भी फ्रॉड कर लेगा पॉन्जी स्कीम्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, which of the following is likely to be the riskiest in terms of credit risk? Option A, Government of India bonds. Option B, AAA rated debentures of public sector undertakings, which is PSUs. Option C, Public Provident Fund, PPF. Option D, AA rated fixed deposits of non-banking financial services companies, NBFCs. क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या होता है गाइस, कि आपको, आपने जो पैसा दिया हुआ है, जहां भी इन्वेस्ट किया हुआ है, वो आपको आपका पैसा बाद में चुकाएंगे या नहीं चुकाएंगे, उसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क, एक तरीके से, ठीक है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डबल ए रेटेड फिक्स्ड डिपॉजिट्स ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज, विच इज एनबीएफसीज। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स एकदम सेफ रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो या ना चेंज हो, ठीक है, स्टिल आपको पैसा आपको मिल ही जाएगा मेच्योरिटी पे। ट्रिपल ए रेटेड डेबेंचर्स ऑफ पीएसयूज, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर होल्डिंग्स होती है, जो गवर्नमेंट कंपनीज के अंडर ही आती है, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी गवर्नमेंट ही यूज करती है, वो भी एक गवर्नमेंट स्कीम है, तो उसमें भी आ जाएगा। खाली जो एनबीएफसीज होता है, जो कि गवर्नमेंट कंपनी नहीं होता है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज होता है, जिनका गवर्नमेंट से कोई ये नहीं होता है, प्राइवेट होती है ये, यहाँ पर आपके पैसे वापस आएंगे कि नहीं उसकी गारंटी नहीं होती है। मोस्टली आ जाते हैं, लेकिन फुल बोलते हैं ना, फिर भी एक क्रेडिट रिस्क इन सब में से किस में सबसे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा डी वाले में है। क्वेश्चन नंबर 42, द टू की फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक इन एन इकोनॉमी आर डैश। ठीक है, और ये चारों भी ऑप्शंस है ना, आई थिंक सेंट्रल बैंक इन सब के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है चीजों करने के लिए। एंड एग्जाम में दोनों ऑप्शन सिलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, इसी वजह से मैंने ऑप्शन डी सिलेक्ट किया, एंड मेरे को लग रहा है इसी क्वेश्चन पे मेरा आंसर रॉन्ग गया है, जिस वजह से मुझे 50 में से 49 आया, अदरवाइज मुझे 50 आउट ऑफ 50 आ जाता। अब पता नहीं सेबी क्या या एनआईएसएम क्या एक्सपेक्ट कर रहा था इसमें से आंसर, ठीक है, क्योंकि इशूइंग नोट्स एंड कॉइन्स ऑप्शन है, ये भी सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई का ही काम है। ऑप्शन बी, फ्रेमिंग ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये भी उनका ही काम है एक तरीके से। ऑप्शन सी, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एंड डिक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट, ये भी उनका ही काम है। एंड डी, क्रिएटिंग द मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये भी उनका ही काम है। और मैंने ऑप्शन डी दे दिया, वो मेरा रॉन्ग हो गया, और मेरे हिसाब से जो मेन की फंक्शंस जो है वो सी एंड डी होना चाहिए। तो आई डोंट नो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो आप ऑप्शन सी को सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा तो डी पे रॉन्ग गया था, तो आप सी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट आई एम स्टिल नॉट कंफर्म्ड कि इसमें से कौन सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट मेक्स अ रिटायरमेंट फंडिंग अ डिफरेंट नीड कंपेयर टू मेनी अदर नीड्स लाइक होम परचेज और एजुकेशन फंडिंग? क्वेश्चन का मतलब ये है यहाँ पर कि जो रिटायरमेंट की जो आप फंडिंग करते हो अपने रिटायरमेंट के लिए, वो अलग कैसे है एज कंपेयर टू डिफरेंट नीड्स लाइक होम परचेज, मतलब आपको घर खरीदना है, या एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए आपको फंडिंग चाहिए, तो ठीक है। तो चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इट इज नॉट अ फाइनेंशियल गोल। ऑप्शन बी, यू कैन नॉट गेट अ लोन टू फंड इट। ऑप्शन सी, it is a short term goal. Option D, you do not get any tax benefits.
एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यू कैन गेट अ लोन टू फंड इट। देखिए आपका एजुकेशन के लिए भी लोन मिलता है, आपको हाउस खरीदने के लिए भी लोन मिलता है, लेकिन आपको रिटायरमेंट फंडिंग के लिए आई डोंट थिंक कोई लोन अभी तक तो मिलता है, राइट। तो ये करेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन ए जो है ये क्यों नहीं है, क्योंकि इट इज अ फाइनेंशियल गोल। रिटायरमेंट भी एक फाइनेंशियल गोल में ही आता है, फाइनेंशियली फ्रीडम अगर आपको चाहिए तो। होम परचेज भी फाइनेंशियल गोल होता है, एजुकेशन फंडिंग भी फाइनेंशियल गोल ही होता है, ठीक है। और रिटायरमेंट फंडिंग को शॉर्ट टर्म गोल नहीं होता है, वो लंबे समय का गोल होता है। अगर आप आज 30 साल के हो या 35 साल के भी हो, तो रिटायरमेंट मतलब आपका 55-60 तक होगा, तो ये शॉर्ट टर्म तो नहीं हुआ है, तो लॉन्ग टर्म गोल हो गया। और रिटायरमेंट फंडिंग जो आप करते हो, मतलब आप जो भी प्रीमियम पे करते हो रिटायरमेंट के लिए, वहां पर आपको कोई टैक्स बेनिफिट उतना खास मिलता नहीं है, ठीक है, रिटायरमेंट फंडिंग के ऊपर। इसी वजह से आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द इन्वेस्टर्स नीड ड्यूरिंग द एक्यूमुलेशन फेज व्हाइल प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट। सेबी ने सबसे अच्छा काम क्या किया क्वेश्चन बनाते वक्त, एक्यूमुलेशन फेज जिसको नहीं समझ में आता उसके लिए ब्रैकेट में लिख दिया था, एक्यूमुलेशन फेज इज द पीरियड ऑफ वंस लाइफ व्हेन वन इन्वेस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस टू क्रिएट अ कॉर्पस फॉर फंडिंग रिटायरमेंट नीड्स, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक्यूमुलेशन फेज जब होता है व्हाइल प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, तो वहां पर इन्वेस्टर का नीड क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए है ड्रॉइंग रेगुलर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, ऑप्शन बी टेकिंग लोन अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट्स, ऑप्शन सी लमसम विड्रॉल्स, ऑप्शन डी रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स टू जनरेट अ कॉर्पस। क्वेश्चन को समझ के तो यही लगा एक्यूमुलेशन फेज में क्या कर रहे हैं हम, है ना, रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हम एक बड़ा सा कॉर्पस बना सके। कॉर्पस का मतलब होता है एक बड़ा चंक अमाउंट बना सके, ताकि हमारी रिटायरमेंट की जो नीड्स होती है उसको हम फंड कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर? यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। बिकॉज अगर आप इन्वेस्टमेंट के बीच में से ड्रॉइंग करोगे रेगुलर इनकम, मतलब बीच में से ही पहले पहले ही पैसा निकालना शुरू कर दोगे, तो रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा अमाउंट नहीं बन पाएगा। इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आप लोन लोगे तो आप अपने आप को एक डेट में डाल रहे हो, और अगर आप विड्रॉ एक ही बार में बड़ा बड़ा अमाउंट कर लोगे तो फिर रिटायरमेंट के लिए क्या बचेगा, राइट। तो इसी वजह से एक्यूमुलेशन फेज में आपको सिर्फ रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहना है कॉर्पस बड़ा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, परचेजिंग अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। ऑप्शन ए रिस्क रिडक्शन, ऑप्शन बी रिस्क ट्रांसफर, ऑप्शन सी रिस्क अवॉइडेंस, ऑप्शन डी रिस्क रिटेंशन। अगर आपने वीडियो अभी तक देखा हुआ है तो आपको इसका आंसर पता ही होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रिस्क ट्रांसफर, क्योंकि जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, आपके ऊपर जो रिस्क आने वाला है वो आप ट्रांसफर कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को, राइट, चाहे वो लाइफ हो या हेल्थ हो। इसी वजह से रिस्क ट्रांसफर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, द रूल ऑफ 72 इंडिकेट्स अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन फॉर योर मनी टू डैश गिवन द इंटरेस्ट रेट। अगर आपने रूल ऑफ 72 के बारे में जाना है, जो एक फाइनेंशियल टर्म है, ठीक है, एक रूल है, थंब रूल बोलते हैं ना, वैसे टाइप का है। जैसे आपने 50-30-20 वाला सुना होगा कि आपको अपना पैसे का 50% ही एक्सपेंस करना चाहिए, 30% नीड्स में डालना चाहिए, बॉन्ड्स में डालना चाहिए, और 20% इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे। वैसे ही ये रूल ऑफ 72 भी होता है। तो ये जो रूल ऑफ 72 से आप अपने मनी को कितने टाइम में मतलब क्या कर सकते हो आप, गिवन द इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए डबल, ऑप्शन बी मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, ऑप्शन सी मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, ऑप्शन डी हाफ। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डबल। रूल ऑफ 72 से आपको पता चलता है कि अगर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आपके पास है, आने वाला है, तो आप अपने मनी को डबल कब तक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटर वन कैन अप्रोच इन केस ऑफ अ प्रॉब्लम विद नॉन रिसीट ऑफ डिविडेंड। मतलब अगर आपको डिविडेंड नहीं मिलता है, सबको डिविडेंड मिला, आपको नहीं मिला, तो आप उसमें से किस रेगुलेटर के पास जाओगे इस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो क्या आप डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास चले जाओगे? नहीं। ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाओगे, जिनका कोई रिलेशन नहीं है स्टॉक मार्केट से? नहीं। ऑप्शन सी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जाओगे? नहीं। ऑप्शन डी सेबी के पास जाओगे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? ऑब्वियसली यस, राइट, क्योंकि सेबी है रेगुलेटर स्टॉक मार्केट का, यहाँ पर बाकी कोई स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर नहीं है, और स्टॉक मार्केट में ही आपने स्टॉक्स खरीदोगे तो आपको डिविडेंड मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर सेबी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, यू रिसीव्ड एन ईमेल informing that you won a lottery of rupees 1 crore. To receive this lottery amount, the mailer asked you to send the details like your name, address, bank account number, net banking ID, and net banking password. What is the type of email call? Option A marketing, option B mass marketing, option C phishing, option D mis-selling. And the correct answer is option C phishing. देखिए गाइज, अगर आप 1 करोड़ का लॉटरी जीते हो, ठीक है, तो आपका नेम, एड्रेस क्यों चाहिए उनको, राइट। आपका नेम, चलो अगर आपने लॉटरी कभी इन्वेस्ट किया होगा तो नाम तो होगा ही आपका वहां पर। चलो बैंक अकाउंट नंबर नहीं होगा तो बैंक अकाउंट नंबर मांग लेंगे। नेट बैंकिंग आईडी और नेट बैंकिंग पासवर्ड का कोई सीन बनता है क्या? यहाँ पर कुछ नहीं बनता है, राइट। तो मार्केटिंग तो है नहीं है।
मास मार्केटिंग भी नहीं है, मिस सेलिंग भी नहीं है, ये तो आपको पूरा का पूरा स्कैम करने की कोशिश किया जा रहा है ताकि आप सारे डिटेल्स दे दो, आपके अकाउंट में लॉगिन किया जा सके और आपको लूटा जा सके, राइट? इसको फिशिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट कंसेप्ट इन इन्वेस्टिंग डज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सिप हेल्प विद? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिनाउंड टर्म है। एसआईपी सुनते रहोगे कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी चालू है, मेरी एसआईपी चालू है, राइट? जैसे होम लोन में बोलते हैं ना ईएमआई चालू है, वैसे इन्वेस्टमेंट की दुनिया में म्यूचुअल फंड में एसआईपी चालू है लोग बोलते हैं। अभी सिप नाम क्यों पड़ा रहेगा जरा सोचिए। जैसे कि आपको समझो एग्जांपल के लिए चाय मिलता है, ठीक है, मॉर्निंग में चाय मिलता है या कॉफी मिलता है, तो आप क्या करते हो, छोटा छोटा सिप लेते हो ना, राइट? वैसे ही म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो डायरेक्ट लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो आप, लेकिन लोग प्रेफर करते हैं, लोग बोलते हैं कि अगर आपको मार्केट को टाइम करने नहीं आता है और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है ये सब करने का, आप जॉब वाले हो, तो आप है ना एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स डेट के लिए फिक्स कर दो ताकि वो छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट होता रहे एंड फिर एक अच्छा आपका एवरेज बन सके, इसीलिए उसको बोलते हैं सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके, मैंने अब सिप को आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया, राइट? अब वो किस में आपको हेल्प करता है ये एसआईपी? ऑप्शन ए रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, ऑप्शन बी मार्केट वोलेटिलिटी प्रेडिक्शन, ऑप्शन सी रूपी कॉस्ट डिक्रीजिंग, ऑप्शन डी टाइमिंग द मार्केट परफेक्टली। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, क्योंकि देखिए मार्केट को टाइम तो कोई भी नहीं कर सकता कोई भी तरीके से। रूपी कॉस्ट डिक्रीजिंग, अगर आप इन्वेस्ट करो तो आपका पैसा डिक्रीज तो नहीं हो जाएगा उसका कॉस्ट, राइट? और मार्केट का वोलेटिलिटी प्रेडिक्शन भी किसी के बस की नहीं है, राइट? एक ही ऑप्शन बचता है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, समझिए। आज है ना निफ्टी 20,000 रुपए पे है, ठीक है, और आपने ना निफ्टी के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड के थ्रू, एसआईपी के थ्रू, हजार हजार रुपए का हर मंथ, ठीक है। अगर आपने समझिए यहाँ पर 1 लाख रुपए डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दिया होता और मार्केट अगले महीने डाउन हो जाता, 19,000 पे हो जाता, तो आपका तो नुकसान हो जाता। इसीलिए कहते हैं कि आप है ना उस 1 लाख रुपए को डिवाइड कर दो, ठीक है, 12 महीनों के लिए, एंड फिर उसको उस हिसाब से इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो समझिए अब आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया डिवाइड करके, ठीक है, 10-10 हजार रुपए, चलो एक एग्जांपल के लिए आप हर महीने इन्वेस्ट करो, तो आज 20,000 रुपए पे 10,000 इन्वेस्ट हुआ, अगले महीने अगर मार्केट 19,000 हो जाती है तो 10,000 19,000 पे इन्वेस्ट होगा, फिर कल जाके मार्केट एकदम तेजी से भाग के 21,000 चली जाती है तो फिर 10,000 21,000 पे होगा। तो इससे होगा कि इन सब एवरेज क्या होगा, आपका अमाउंट नीचे आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और जो रिटर्न बनेंगे वो अच्छे बनेंगे, राइट? तो टाइम, मार्केट को टाइम करने की जरूरत ही नहीं है, मार्केट अपने हिसाब से अपने आप को जब वो टाइम कर रहा है तो आपका उसी हिसाब से हर महीने के किसी फिक्स डेट पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसीलिए बोलते हैं उसको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस इज नेसेसरी बाय लॉ? ऑप्शन ए थर्ड पार्टी लाइबिलिटी अंडर मोटर इंश्योरेंस, ऑप्शन बी टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन सी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ऑप्शन डी मेडिक्लेम। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए थर्ड पार्टी लाइबिलिटी अंडर मोटर इंश्योरेंस। ये वाली इंश्योरेंस जो है वो नेसेसरी है, कंपलसरी है बाय लॉ। टर्म लाइफ इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं होता है लेना। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और मेडिक्लेम जो कि हेल्थ इंश्योरेंस होता है, इन सबको भी कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो लें, आप चाहे तो ना लें, ठीक है, लेकिन बेटर होता है लेना, ठीक है। लेकिन चलो आपको जरूरी नहीं है तो आप मत लीजिए, लेकिन ये जो पहला वाला है वो नेसेसरी है लॉ से, तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं गाइस तो आपने बहुत ही सीरियसली इस वीडियो को देखा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई होप आपने ये जो 50 क्वेश्चंस देखे हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप आंसर कर पाए रहोगे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक था, ठीक है। अगर आप नहीं आंसर कर पाए हो तो आप NISM 5A का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी क्लियर डायरेक्टली मिल जाएगा आपको, वो देख लीजिए, ताकि वो देखने के बाद आपको इजीली ये 50 क्वेश्चंस के आंसर क्या, और एग्जाम में भी जाने के बाद जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसके आंसर्स भी आप दे पाओगे, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से, प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच पाए। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको आप देखना चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आगे जो वीडियोस मैं डालूंगा इंपॉर्टेंट आपके लिए वो आप देख पाए। बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। एंड गाइस प्लीज, आप नए वीडियोस आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे तो उसके आइडियाज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि मैं उसके ऊपर रिसर्च करके एक वीडियो बना सकूं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फाइनेंस विद नोबिता आपका दिल से शुक्रिया करता है। जय हिंद।